आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सभ्यता संस्कृति की दृष्टि से सबसे पुराना देश भारत अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी उनकी दी हुई अंग्रेजी की बड़े गर्व से गुलामी बजा रहा है। उसने सरकारी कामकाज की भाषा बनाकर उसे सर्वोच्च सिंहासन पर बिठा रखा है। यहाँ तक कि भारत का संविधान भी मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखा गया है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्दावली को ही वैध माना जाएगा, हिंदी अनुवाद को नहीं। संविधान में कहा गया है कि 1965 में अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले लेगी। तमिलनाडु के कट्टर हिंदी विरोधियों की कृपा से सरकारी कामकाज आज तक न केवल मूलतः अंग्रेजी में ही हो रहा है, स्वयं हिंदी भाषियों के बीच भी या तो हीनता ग्रंथि के कारण या फिर शेखी बघारने के जोश में अपना निजी कामकाज भी यथासंभव अंग्रेजी में ही करने की प्रवृत्ति हावी हो गई है। लोगों के लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड, शादी ब्याह के निमंत्रण पत्र, दुकानों कार्यालयों के नामपट्ट और सामान बेचने खरीदने की रसीदें तक बिना किसी अनिवार्यता के अंग्रेजी में ही लिखने का रिवाज बनता गया है। माता पिता भी अपने बच्चों को बड़े शौक से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेज रहे हैं। हिंदी लिखने पढ़ने बोलने में जिन्हें इतनी शर्म आती है, वे उतने ही ऊंचे स्वर में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने का नारा लगाते हैं। खुद तो हिंदी को कमतर समझते हैं और चाहते हैं कि सारी दुनिया हिंदी सीखे। जो देश आज़ादी के 7 दशक बाद भी अंग्रेजी के मोहजाल में इस तरह फंसा हो कि उसकी अपनी ही सबसे बड़ी भाषा का कथित स्वतंत्र मीडिया भी वाक्य रचना के समय सहज स्वाभाविक देशज शब्दों को हटाकर अंग्रेजी के शब्द ठूसने लगे, तो फिर विदेशी बैसाखियों के सहारे चलने वाली एक ऐसी आधी अधूरी लंगड़ी भाषा सीखने में समय व संसाधन बर्बाद क्यों करें। वे अंग्रेजी के अपने अधूरे या पूरे ज्ञान से ही काम चलाने की क्यों ना सोचें। कम से कम यूरोपीय तो यही सोचते हैं और प्रायः पूछते भी हैं कि भारतीयों में अपनी भाषा से लगाव और आत्मसम्मान की इतनी कमी क्यों है। उन्हें आश्चर्य होता है कि हजारों वर्षों की अपनी सभ्यता का दावा करने वाला भारत इन हजारों वर्षों में अपनी कोई सर्वमान्य भाषा क्यों नहीं बना पाया। अंग्रेजी के प्रति भारतीयों की दास मानसिकता और हिंदी को लेकर हीन भावता के 2 उदाहरण इस संदर्भ में अनुचित न होंगे। बात 1990 वाले दशक के अंत की है। जर्मन विश्वविद्यालयों में हिंदी के छात्र व्यवहारिक अनुभव पाने के लिए रेडियो डाचे वेले के हिंदी कार्यक्रम में आया करते थे। हिंदी की एक ऐसी ही छात्रा ने एक दिन बताया कि 2 भारतीयों ने एक बार उसे इसलिए बुरी तरह से डांट दिया कि उसने उनसे हिंदी में बात करने की हिम्मत कर ली थी। उसने बताया कि वह एक बार कोलोन के एक व्यापार मेले में होस्टेस और दुभाषी का काम कर रही थी। हिंदी जानने के कारण उसे एक भारतीय स्टॉल पर भेजा गया। स्टॉल के मालिक 2 भारतीय सज्जन थे। उसने हिंदी में जैसे ही अपना परिचय देना शुरू किया, दोनों एकदम बरस पड़े। वह समझती क्या है कि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वे अनपढ़ हैं कि उनसे हिंदी बोल रही है। उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि वह उनसे अंग्रेजी में ही बात करेगी, हिंदी का नाम तक नहीं लेगी। भारत में लंबे समय तक BBC के संवाददाता रहे मार्क टली का जन्म भारत में ही हुआ था। वे भारत के नागरिक बनकर वहीं बस भी गए थे। हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। उनका अनुभव भी यही है कि भारत में अंग्रेजी को पढ़े लिखे लोगों की और हिंदी को अनपढ़ गवारों की भाषा समझा जाता है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था, मैं तो लोगों से बात हिंदी में शुरू करता हूँ, पर लोग बार बार अंग्रेजी में ही जवाब देते हैं। इससे तंग आकर उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया कि भारतीयों को हिंदी भूलकर अंग्रेजी ही बोलनी चाहिए। उनका कहना है कि भारतीयों की मानसिकता के लिए यही सही है कि वे अंग्रेजी ही पढ़ें लिखें और बोलें। यूरोप में ऐसी मानसिकता को दास मानसिकता कहा जाता है। इस मानसिकता के पीछे भारत की दासता का लंबा इतिहास तो है ही, उसके बने रहने में स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबे समय तक राज कर चुकी अंग्रेजी नामधारी कांग्रेस पार्टी की भाषा और शिक्षा नीति का भी कुछ कम योगदान नहीं है। किंतु सबसे बड़ा विरोधाभास तो यह है कि अपनी स्वतंत्रता और निर्भीकता का ढिंढोरा पीटने वाला हिंदी मीडिया भी 1990 वाले दशक से अपनी भाषा में अनायास ही अंग्रेजी शब्दों को ठूसकर हिंदी को हीन दिखाने की दास मानसिकता का परिचय दे रहा है। भारत के बाहर हिंदी की पूछताछ अधिकतर उन्हीं देशों में है जहां प्रवासी या अनिवासी भारतीयों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। उदाहरण के लिए लघु भारत कहने वाले मॉरिशस में 13 लाख निवासियों में से 68% भारतवंशी हैं।
वहाँ के महात्मा गांधी संस्थान ने हिंदी की उच्च शिक्षा के लिए 1998 से डिप्लोमा कोर्स, 1990 से बीए ऑनर्स हिंदी और 2001 से एमए हिंदी की व्यवस्था कर रखी है। तब भी हिंदी को मॉरिशस में आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला। हिंदी को यह दर्जा भारत के बाहर केवल फिजी में ही मिला हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में और श्रीलंका के कोलंबो विश्वविद्यालय में हिंदी का अलग विभाग है। जापान में भी कम से कम आधे दर्जन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में हिंदी के पाठ्यक्रम चलते हैं, जिनमें से कई उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। अमेरिका के 25 लाख भारतीय वहां रहने वाले मैक्सिको से आए अप्रवासियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। वहां भी सभी भारतवंशी हिंदी भाषी नहीं हैं, तब भी वहां हिंदी की अच्छी मांग है। इसी कारण अमेरिका के 75 विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। भारतीयों की ही 3 प्रमुख संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, विश्व हिंदी समिति और हिंदी न्याय अमेरिका में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का काम करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से मासिक हिंदी समाचारिक पत्रिका, ब्रिटेन से त्रैमासिक प्रवासनी और पूर्वई, म्यांमार में मासिक ब्रह्मभूमि, गुयाना से मासिक ज्ञानदान, सूरीनाम से आर्य दिवाकर और मासिक पत्रिका सरस्वती आदि का प्रकाशन इन देशों में रहने वाले भारतवंशियों के हिंदी के प्रति लगाव को दिखाता है, न कि यह कि वहाँ के मूल निवासी भी हिंदी भाषा से परिचित हैं। इन सब देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रगति की दौड़ लगाई है। वहाँ के लोग हम भारतीयों से बेहतर अंग्रेजी नहीं जानते। हम भी तो लॉर्ड मैकाले की कृपा से 1835 से यानी करीब 2 सदियों से अंग्रेजी लिख पढ़ और बोल रहे हैं। हम अपने आप को बड़ा 30वां खां समझते हैं, जबकि भारत के किसी भी अंग्रेजी भाषी लेखक को कभी कोई नोबेल पुरस्कार तक नहीं मिला। यदि अंग्रेजी का ज्ञान ही विज्ञान तकनीक वालों की कुंजी है, तो 200 साल पहले मैकाले से मिली अंग्रेजी वाली कुंजी से हम जापान, ताइवान, कोरिया या चीन से पहले अपनी प्रगति का ताला क्यों नहीं खोल पाए? अंग्रेजी में पैदल अपने ही पास इन एशियाई देशों से, जहां अंग्रेजी भाषा से अधिक भारत से ही गए बौद्ध धर्म का प्रभाव है, हम पिछड़ कैसे गए? सच्चाई यह है कि स्वयं अंग्रेजी मातृभाषा और रोमन लिपि वाले ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी आज चीन, जापान, कोरिया, ताइवान जैसे उन एशियाई देशों से पिछड़ते जा रहे हैं जिनकी ना तो मातृभाषा अंग्रेजी है और ना ही चित्रलिपि रोमन या लैटिन जैसी कोई सरल लिपि है। यदि अंग्रेजी का ज्ञान ही सर्वशक्तिमान होता तो अंग्रेजी मातृभाषी इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों को हर क्षेत्र में सदा सर्वदा आगे ही आगे रहना चाहिए, पर वे पिछड़ रहे हैं। दूर पूर्व के एशियाई देश इसलिए इनसे आगे बढ़ने लगे क्योंकि वे अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल पर अडिग रहे। सबसे पहले अपनी भाषा को ढंग से सीखा पढ़ा, अंग्रेजी को केवल एक विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर देखा और जाना। भाषा ना तो किसी जनता की स्वाभाविक प्रतिभा या बौद्धिकता का विकास में बाधक होती है और ना ही उसके अभाव को दूर कर सकती है। हम यदि दूसरों से पिछड़ें तो इसमें हमारी कोई कमी है, ना कि हमारी हिंदी या अन्य स्वदेशी भाषाओं की। कमी यही है कि हम घर के जोगी को जोगड़ा और आन गांव वालों को सिद्ध मानने की हीन भावना से पीड़ित हैं। हिंदी अपने घर की भाषा है, अंग्रेजी आन गांव की। हमने मान लिया है कि सिद्धि तो आन गांव की अंग्रेजी से ही मिलेगी, अपने गांव की हिंदी से नहीं। हम खुद तो बड़े ताव से अंग्रेजी लिखते पढ़ते हैं, पर चाहते हैं कि बाकी दुनिया हिंदी सीखे। राष्ट्रीय स्तर पर तो हिंदी को अपना नहीं पाते, हर साल बड़े धूमधाम से विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।